हाय एवरीवन, मैं दीपिका मिश्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए फिर हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने इसके पहले किसके फूड एडल्ट्रेशन यानी खाद्य मिलावट के बारे में डिस्कशन किया था और आज हम लोग एक नई टॉपिक के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों की टॉपिक क्या होगी? आज हम लोगों की टॉपिक उपचारात्मक आहार। आज हम लोग उपचारात्मक आहार के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो आज हम लोग किसके बारे में? उपचारात्मक आहार के बारे में डिस्कशन करेंगे। उपचारात्मक आहार कब और किस अवस्था में किसको दिया जाता है? उपचारात्मक आहार। ओके, थेरेपेटिक डाइट के बारे में। उपचारात्मक आहार, तो उपचारात्मक आहार, सबसे पहले उपचारात्मक आहार किसे कहते हैं ये जानना जरूरी है कि उपचारात्मक आहार किसे कहा जाता है। तो उपचारात्मक आहार ऐसा आहार जो रोगी को रोग से छुटकारा दिलाने में, और रोग की स्थिति में शारीरिक मांग के अनुरूप हो। जो रोगी को रोग से छुटकारा दिलाने में और रोगी के शारीरिक मांग के अनुरूप हो उसे हम उपचारात्मक आहार कहते हैं। ओके, ऐसा आहार किसे कहते हैं? ऐसा आहार जो रोगी को रोग से छुटकारा दिलाने में सहायक हो और रोगी की शारीरिक मांग के अनुरूप हो। ऐसा आहार जो रोगी को रोग से छुटकारा दिलाने में सहायक हो तथा रोगी की शारीरिक मांग के अनुरूप हो। इसे क्या कहते हैं? उपचारात्मक आहार। कहते हैं। ओके, तो जैसे विभिन्न रोग की अवस्था में विभिन्न प्रकार के रोगियों को हम मेडिसिन के साथ साथ उसके आहार में भी कुछ परिवर्तन करके देते हैं ना। जैसे आहार, जैसे उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट को क्या करते हैं? हम उसके आहार में नमक को सबसे पहले तो नमक को कम कर देते हैं, नमक की मात्रा को कम करके देते हैं, फैट वगैरह को भी कम करके दिया जाता है। तो ये सारी चीजें उसके रोग की स्थिति को हम ध्यान में रखते हुए आहार में कुछ परिवर्तन करते हैं जिससे रोगी को रोग से छुटकारा मिल सके। तो इसको हम क्या कहेंगे? उपचारात्मक आहार। तो जैसे हम लोग इसमें देखते हैं डायबिटीज के पेशेंट को ये क्या शुगर फ्री डाइट इनको दिया जाता है जिसमें शुगर या शक्कर ना हो। इस चीज को हम ध्यान में रखते हुए उनके डाइट प्लान को बनाते हैं ना। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए मेडिसिन के साथ साथ हम उपचारात्मक आहार भी करते हैं। इन सारे रोग की स्थिति को, रोग के प्रकार को, रोगी की आर्थिक शारीरिक सारी स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम एक आहार डाइट प्लान बनाते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? उपचारात्मक आहार। और इसको इस तरह से भी हम कह सकते हैं, ऐसा आहार जो रोगी को रोग से छुटकारा दिलाने में और रोगी की शारीरिक मांग के अनुरूप हो उसे हम उपचारात्मक आहार कहते हैं। यहाँ आहार रहेगा, नोट कर लीजिएगा।
तो आई बात समझ में। उपचारात्मक आहार किसे कहते हैं? ऐसा आहार जो रोगी को रोग से छुटकारा दिलाने में सहायक हो तथा रोगी की शारीरिक मांग के अनुरूप हो, उसे उपचारात्मक आहार कहा जाता है। ओके, अब हम देखेंगे उपचारात्मक आहार यानी उपचारात्मक पोषण के उद्देश्य। उपचारात्मक पोषण के उद्देश्य क्या है? उपचारात्मक पोषण के एक तरह से हम उपचारात्मक पोषण जो है कला और विज्ञान दोनों है। उपचारात्मक पोषण को हम क्या कह सकते हैं? या कला और विज्ञान दोनों है। और उपचारात्मक पोषण का उद्देश्य क्या है? रोगी के स्वास्थ्य को सही बनाए रखना, रोगी को रोग से मुक्त करवाना और उत्तम पोषण स्थिति को बनाए रखना। उसके शारीरिक स्वास्थ्य को, रोग की स्थिति को ध्यान में रखते हुए रोगी का आहार ऐसा हो जो उसके उत्तम पोषण स्तर को बनाए रखे। और क्या है? शारीरिक दशा, रोग की स्थिति, आर्थिक स्थिति और रोग के लक्षण को ध्यान में रखते हुए क्या करना चाहिए? आहार नियोजन करना इसका उद्देश्य है। रोगी की शारीरिक दशा, रोग की स्थिति, उसके रोगी के आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में रखते हुए, और रोगी की आर्थिक स्थिति को तो ध्यान में रखेंगे ही, उसके साथ साथ रोग के लक्षण को ध्यान में रखते हुए क्या आहार नियोजन करना उपचारात्मक आहार का उद्देश्य है। और क्या है? आहार जो है चयापचय के अनुसार होना चाहिए कि रोगी उसको डाइजेस्ट कर पाएगा या नहीं। उच्च वसायुक्त पदार्थ हम दे देते हैं जिसको रोगी उसको डाइजेस्ट ना कर पाए तो उससे उसकी स्थिति और भी गंभीर हो जाएगी ना। तो इसको हमको ध्यान में रखते हुए, चयापचय के स्तर को ध्यान में रखते हुए रोगी को आहार देना, ये सारे हमारे उपचारात्मक आहार के उद्देश्य है। कौन कौन से? एक तो उनके पोषण स्तर को उत्तम बनाए रखना, दूसरा रोगी की शारीरिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, रुचिका और रोग के लक्षण का ध्यान में रखते हुए आहार नियोजन करना, और उनके चयापचय के अनुरूप उपचारात्मक आहार देना। ये सारे कई ऐसे उद्देश्य उपचारात्मक आहार के हैं। तो आप लोगों को उद्देश्य नोट करना होगा, तो नोट कर लीजिएगा। हमने बोल दिया, इसको नोट नहीं, मैं लिखूंगी नहीं, आप लोग को नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग क्या लिखेंगे? उपचारात्मक आहार के सिद्धांत। उपचारात्मक आहार के सिद्धांत क्या है? इनको नोट कर लीजिए, फिर एक एक करके समझाती हूँ। उपचारात्मक आहार के सिद्धांत। ओके, तो उपचारात्मक आहार के सिद्धांत क्या है? उपचारात्मक आहार के सिद्धांत है जैसे सामान्य आहार से कम मात्रा में वह भिन्न हो। ऐसा नहीं कि आप आहार का पूरी तरह से रूप ही बदल दीजिए। तो रोगी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही हम उपचारात्मक आहार का नियोजन करेंगे। बट हमको ये ध्यान में रखते हुए उसका नियोजन करना चाहिए कि सामान्य आहार से कम मात्रा में वह भिन्न हो। सामान्य आहार से कम भिन्न हो, कम से कम भिन्न हो। और दूसरा क्या है? आर्थिक स्थिति के अनुसार हो। उपचारात्मक आहार कैसा हो? आर्थिक स्थिति के अनुसार हो। जैसे रोगी की जो आर्थिक स्थिति हो, निम्न आय वर्ग का, मतलब उच्च आय वर्ग का, मीडियम आय वर्ग का, किस वर्ग का है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें उपचारात्मक आहार का नियोजन करना चाहिए। जैसे हम कोई लो लेवल का है, निम्न आय वर्ग का है, तो उसके लिए बहुत ही महंगी चीजें हम उपचारात्मक आहार में शामिल कर देंगे तो वह उसको खरीद नहीं पाएगा, उसके लिए वह समर्थ नहीं होगा ना। तो इसलिए हम लोग उसकी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उपचारात्मक आहार का नियोजन करना चाहिए। तो उपचारात्मक आहार कैसा होना चाहिए? आर्थिक स्थिति
के अनुसार, किसकी आर्थिक स्थिति के अनुसार? रोगी की आर्थिक स्थिति के अनुसार होना चाहिए। ओके। तीसरा हमारा क्या है? रुचि के अनुसार। रुचि के अनुसार। अब रुचि के अनुसार का मतलब ऐसा नहीं कि रोगी की स्थिति को हम ध्यान में, रोग के प्रकार को ध्यान में रखना छोड़ के बस रोगी की रुचि को ही ध्यान देकर उपचारात्मक आहार करें, ऐसा नहीं करना है। बट अगर हो सकता है तो उसमें हम क्या, उसके आहार में रोगी की रुचि को भी जान ले कि किस किस चीजों में इसकी रुचि है, तो उसके रोग के प्रकार, रोग की स्थिति को देखते हुए हमें उसके रुचि का ध्यान में रखते हुए उपचारात्मक आहार का नियोजन करना चाहिए। तो रुचि के अनुसार। चौथा, धर्म के अनुसार। धर्म के अनुसार। धर्म के अनुसार में हम क्या देखते हैं, जैसे वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, शाकाहारी, मांसाहारी होते हैं लोग ना, तो क्या करते हैं, वो मांसाहारी चीजें नहीं खाना चाहेंगे, वो उसको अपने भोजन में शामिल नहीं करेंगे। तो इस चीजों को ध्यान में रखते हुए, उनके धर्म को ध्यान में रखते हुए कि वो वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए उपचारात्मक आहार का नियोजन करना चाहिए। तो धर्म के अनुसार हो गया। पांचवा, पोषण के मांग के अनुरूप हो। पोषण के मांग के अनुरूप हो, यानी पोषण के मांग के अनुरूप उपचारात्मक आहार होना चाहिए। जितनी मात्रा में उसकी आवश्यकता हो, मांग हो, उस अनुसार से हमें रोगी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए पोषण उपचारात्मक आहार का नियोजन करना चाहिए। और छठा हमारा क्या होगा? पोषण आहार के संबंध में जानकारी देना। रोगी को ऐसा नहीं कि बस हमने डाइट प्लान बना के दे दिया या फिर बता दिया ये चीजें खानी है, उसको उसके बारे में जानकारी देना कि कौन सी चीजें कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, या फिर आप इसको अधिक लेंगे तो उससे आपको क्या हानि होगी, इसको लेने से आपको क्या लाभ होंगे, ये सारी चीजें उसको बता देनी चाहिए। तो पोषण आहार के संबंध में उसको, रोगी को जानकारी देना। पोषण आहार के संबंध में जानकारी देना। तो रोगी को पोषण आहार के संबंध में जानकारी देना चाहिए और रोग के प्रकार का भी ध्यान रखना चाहिए। रोग का प्रकार, रोग के प्रकार के अंतर्गत क्या आएगा? जैसे हमें रोगी के मतलब किस रोग से वह ग्रसित है, इसको ध्यान में रखते हुए उपचारात्मक आहार का हमको प्लान करना चाहिए। जैसे रोगी मधुमेह या डायबिटीज का पेशेंट है तो उसके आहार में फ्री शुगर फ्री डाइट का प्लान बनाना चाहिए, आहार नियोजन करना चाहिए। या फिर हाई डायबिटीज का, हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है तो उसके आहार में नमक की मात्रा कम होनी चाहिए। लो ब्लड प्रेशर का तो उसके आहार में नमक थोड़ी ज्यादा मात्रा में देनी चाहिए। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए, यानी रोगी के रोग के प्रकार को ध्यान में रखते हुए आहार आयोजन, उपचारात्मक आहार का नियोजन करना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपकी क्या हुई? उपचारात्मक आहार के सिद्धांत। तो कौन कौन से उपचारात्मक आहार के सिद्धांत? सामान्य आहार से कम भिन्न हो, आर्थिक स्थिति के अनुसार हो, रुचि के अनुसार हो, रोगी के धर्म के अनुसार हो, पोषण की मांग के अनुरूप हो, पोषण आहार के संबंध में जानकारी पेशेंट को देना चाहिए और रोग का प्रकार यानी रोग के प्रकार के अनुरूप होना चाहिए उपचारात्मक आहार। तो ये सारी चीजें आपकी उपचारात्मक आहार के सिद्धांत हो गए। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसके सिद्धांत के बारे में। उद्देश्य को हमने आप लोगों को समझा दिया, बता दिया। अगर नोट करना होगा तो वीडियो को पॉज करके उसको नोट कर लीजिएगा। ओके। अब हम लोग देखेंगे आहार में परिवर्तन लाने के
तरीके। उपचारात्मक आहार देने के लिए हमको आहार में परिवर्तन करना पड़ता है ना, तो आहार में किस प्रकार परिवर्तन, किस प्रकार का आहार किस रोगी को देना चाहिए, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो उपचारात्मक आहार में हम क्या देखेंगे, आहार में परिवर्तन लाने के तरीकों के बारे में देखेंगे। आहार में परिवर्तन, तो आहार में परिवर्तन इसमें क्या देखेंगे, मिर्च मसाले रहित आहार, ये किसको देना चाहिए, मसाले रहित आहार। तो मिर्च मसाले रहित आहार कैसा आहार होता है, इसमें मिर्च मसालों की मात्रा कम या किसी किसी रोग की स्थिति में ना के बराबर या नहीं दी जाती है। तो मिर्च मसाले रहित आहार यानी जिस आहार में मिर्च मसाले ना हो, वह सादा हो, उसे मिर्च मसाले रहित आहार का से एक इसमें दिया जाता है। जैसे पेप्टिक अल्सर, इसमें क्या होता है, घाव जैसा हो जाता है ना, तो इसमें क्या मिर्च मसाले रहित आहार दिया जाता है। अतिसार में हो गया, पेचिस में हो गया, इसमें बार बार लूज मोशन होता है, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, मिर्च मसाले रहित आहार नहीं देते ना, सादा आहार देते हैं। तो अतिसार, पेप्टिक अल्सर, पेचिस या सीजर या ऑपरेशन हुआ है किसी व्यक्ति का, तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं, मिर्च मसाले रहित आहार देते हैं। तो किसमें देंगे, पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर, अतिसार, पेचिस और ऑपरेशन के बाद, इन सारी स्थिति में क्या हम करते हैं, मिर्च मसाले रहित आहार हम देते हैं। सादा आहार, सादा, सुपाच्य और रेशे की मात्रा कम, सादा, मुलायम और रेशे की मात्रा कम। इससे क्या होता है, यह आहार हमारा सुपाच्य होता है, ये सुपाच्य होते हैं, ये आहार ये सुपाच्य होते हैं, इसलिए इनको हमें रोगी को देना चाहिए। सादा, मुलायम और रेशे की मात्रा जिसमें कम हो। और उच्च कैलोरी युक्त आहार, उच्च कैलोरी युक्त आहार ये कब दिया जाता है, या अल्प भार के व्यक्ति को दिया जाता है जिसका भार कम हो, अल्प भार की स्थिति में दिया जाता है। और पीईएम यानी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ओके, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की स्थिति में यहाँ दिया जाता है। पीईएम का कितनी बार हमने यहाँ पे जिक्र किया है, तो आप लोग इसको नोट याद रखिएगा। पीईएम का फुल फॉर्म क्या है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण यानी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। तो यहाँ और क्वाशियोरकर और मरासमस की स्थिति में यह दिया जाता है। तो पीएम कर और मरासमस, तो उच्च कैलोरी युक्त आहार का अल्प भार, पीएम और क्वाशियोरकर मरासमस की स्थिति में उच्च कैलोरी युक्त आहार देना चाहिए। निम्न कैलोरी युक्त आहार, निम्न कैलोरी युक्त आहार, निम्न कैलोरी युक्त आहार किसे देना चाहिए, मोटापा यानी मोटे व्यक्ति को निम्न कैलोरी युक्त आहार देना चाहिए। और उच्च रक्तचाप में भी निम्न कैलोरी युक्त, उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर में निम्न कैलोरी युक्त आहार देना चाहिए। और मधुमेह और गुर्दे से संबंधित रोग में भी कम कैलोरी युक्त आहार देना चाहिए। मधुमेह जिसे डायबिटीज कहते हैं, और गुर्दे के
रोग में। इन सभी में क्या कम कैलोरी युक्त आहार देना चाहिए। पांचवा हमारा होगा उच्च वसा युक्त आहार। उच्च वसा युक्त आहार इसे किसे देना चाहिए? अल्प भार की स्थिति में जिसका भार वजन कम हो उसे उच्च वसा युक्त आहार देना चाहिए। अल्प भार की स्थिति में होता है ना कि जो बहुत हेल्दी होते हैं उनके में क्या होता है, फैट की मात्रा कम लीजिए, बट जो दुबले पतले हैं उनको थोड़ा वसा अधिक मात्रा में दिया जाता है। और निम्न वसा युक्त आहार, निम्न वसा युक्त आहार किसे दिया जाता है? अतिभार की स्थिति में, अतिभार की स्थिति में, और किसमें? एथेरोक्लोरोसिस में भी दिया जाता है। एथेरोक्लोरोसिस और उच्च रक्तचाप में। एथेरोक्लोरोसिस और उच्च रक्तचाप। पूछ सकता है ना कि निम्न वसायुक्त आहार किसे देना चाहिए, उच्च वसायुक्त आहार, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और पोटेशियम रहित आहार यानी जिसमें पोटेशियम की मात्रा ना हो। पोटेशियम रहित आहार, पोटेशियम रहित आहार किस स्थिति में दिया जाता है? पोटेशियम रहित आहार जैसे गर्भकालीन विषाक्तता की स्थिति में, या सूजन बॉडी में स्वेलिंग हो, या उच्च रक्तचाप की स्थिति में हम कैसा आहार देते हैं? पोटेशियम रहित आहार। तो इसको नोट करिए, गर्भकालीन विषाक्तता, गर्भकालीन विषाक्तता, और क्या है? उच्च रक्तचाप, रक्तचाप और सूजन होने पर पोटेशियम रहित आहार देना चाहिए। और सोडियम रहित आहार, ये क्वेश्चन शायद आए भी हैं, पोटेशियम रहित आहार किसे देना चाहिए, तो आप लोग नोट करिए। उच्च रक्तचाप में पोटेशियम रहित आहार दिया जाता है, और सोडियम रहित आहार भी उच्च रक्तचाप में दिया जाता है। तो सोडियम रहित आहार गर्भकालीन विषाक्तता में भी, उच्च रक्तचाप और सूजन में भी सोडियम रहित आहार दिया जाता है, क्योंकि सोडियम अधिक मात्रा में होने पर उसकी बॉडी में जल की मात्रा अधिक हो जाती है और सूजन और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब ये तो हमारे इसमें हुए, अभी हमारे हैं कम प्यूरिन आहार। कम प्यूरिन आहार किस स्थिति में दिया जाता है? गठिया की स्थिति में हम कम प्यूरिन आहार का यूज करते हैं, यानी रोगी को कम प्यूरिन आहार देते हैं। नोट कर लीजिए, कम प्यूरिन आहार ये कब दिया जाता है? गठिया की स्थिति में, गठिया की स्थिति। ओके। और कम गैलेक्टोज युक्त आहार गैलेक्टोसीमिया में दिया जाता है। कम गैलेक्टोज युक्त आहार ये कब दिया जाता है? गैलेक्टोसीमिया की स्थिति में। कब दिया? गैलेक्टोसीमिया की स्थिति में। इसमें क्या होता है? गैलेक्टोज की मात्रा अधिक हो जाती है। किसकी? गैलेक्टोज की मात्रा। जब शरीर में गैलेक्टोज नामक शर्करा की मात्रा अधिक हो जाती है तो हमें
कम गैलेक्टोज युक्त आहार लेना चाहिए, गैलेक्टोसीमिया। में कम गैलेक्टोज युक्त आहार दिया जाता है। इसमें क्या होता है, शरीर में क्या है, गैलेक्टोज नामक शर्करा की मात्रा अधिक हो जाती है, तो कम गैलेक्टोज युक्त आहार लेना चाहिए। और अधिक कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार, अधिक कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार कब देना चाहिए, तो अधिक कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार, जैसे हम कब्ज की स्थिति में कैसा आहार देना चाहिए, अधिक कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार देना चाहिए। तो कब्ज, अल्पभार, मधुमेह, मोटापा, कब्ज, अल्पभार, मधुमेह, मोटापा, इन सारी स्थिति में क्या, अधिक कार्बोहाइड्रेट युक्त उच्च रक्तचाप, बुखार, उच्च रक्तचाप, बुखार आदि, इसमें क्या कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार अधिक देना चाहिए। किसमें, कब्ज, अल्पभार, मधुमेह, मोटापा, उच्च रक्तचाप, बुखार आदि। ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट जो है यह भी हमें ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। तो ये सारे जो हम आहार में परिवर्तन करके देते हैं, किन किन रोगों में कितनी मतलब कम, किसमें वसा युक्त आहार देना चाहिए, किसमें अधिक, किसमें कम कैलोरी, इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कशन किए कि आहार में कैसे परिवर्तन करके किन रोग की स्थिति में कौन से आहार देने चाहिए। अब हम देखेंगे पोषण देने के तरीकों के बारे में, पोषण देने की विधियां। ओके, तो पोषण देने की कितनी विधियां हैं, 2 विधियां हैं। पहली कौन सी, अंतःशिराओं के द्वारा जो पोषण दिया जाता है, यानी नलिकाओं, उसके माध्यम से इंजेक्शन वगैरह, ग्लूकोज के माध्यम से हम लोग देते हैं ना, इंजेक्शन के माध्यम से, विभिन्न पोषण दवाइयों के माध्यम से हम उन्हें पोषण देने का कार्य करते हैं, तो उसको हम अंतःशिराओं, और एक होता है नली के द्वारा, हम नली के द्वारा व्यक्ति को पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं। ओके, तो पोषण देने की विधियां कितनी है, पोषण देने की विधियां, पोषण देने की विधियां कौन कौन सी है, अंतःशिराओं द्वारा, और नली द्वारा। नली द्वारा, ओके, अंतःशिराओं द्वारा पोषण दिया जाता है, पोषण देना, और नली द्वारा पोषण देना। अंतःशिराओं में क्या किया जाता है, इंजेक्शन के माध्यम से, किसके माध्यम से, इंजेक्शन के माध्यम से के द्वारा पोषण दिया जाता है। किसमें, अंतःशिराओं द्वारा पोषण देने में क्या करते हैं हम लोग, इंजेक्शन के माध्यम से हम लोग पोषण देते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, किस स्थिति में दिया जाता है, या अंतःशिराओं द्वारा पोषण या ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निर्जलीकरण हेतु हम इंजेक्शन के द्वारा पोषण देते हैं। अब यह किस स्थिति में दिया जाता है अंतःशिराओं द्वारा पोषण, इसको देखते हैं हम लोग। जैसे किसी का सीजर हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, तो उस दौरान हम क्या करते हैं, अंतःशिराओं द्वारा पोषण देते। होता है ना कि जैसे सर्जरी से बेबी होता है, तो देखते हैं आप 1 दिन या 2 दिन तक क्या होता है, उसी के माध्यम से व्यक्ति को पोषण दिया जाता है, उसको अलग से आहार नहीं दिया जाता है। तो हम लोग शल्य चिकित्सा
की स्थिति में शल्य चिकित्सा की स्थिति में अंतःशिराओं द्वारा पोषण दिया जाता है। और किन स्थितियों में दिया जाता है? आंत में जलन या घाव होने पर, आंत में जलन या घाव। और कब दिया जाता है? पेप्टिक अल्सर में, अमाशय में जख्म होने पर उसे क्या कहते हैं? पेप्टिक अल्सर। अमाशय में जख्म यानी पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर में हम क्या करते हैं? अंतःशिराओं द्वारा पोषण देते हैं। और तीव्र यूरेमिया की स्थिति में, तीव्र यूरेमिया और कोमा की स्थिति में भी हम क्या करते हैं? अंतःशिराओं के माध्यम से हम पोषण देने का कार्य करते हैं। और गंभीर चोट लगने में, गंभीर चोट की स्थिति में और कब दिया जाता है? मुंह में जैसे घाव वगैरह हो गया, मुंह में घाव, अमाशय, मुंह, लंग्स, अमाशय, आंत में कैंसर होने पर, मुंह, लंग्स, अमाशय, आंत, यहाँ सब कैंसर होने पर। अमाशय में कैंसर होने पर। तो अंतःशिराओं द्वारा पोषण, इन सभी स्थितियों में, विभिन्न स्थितियों में हम अंतःशिराओं द्वारा पोषण देते हैं। कौन कौन सी स्थिति में? शल्य चिकित्सा की स्थिति में, यानी सीजर या ऑपरेशन के बाद हम क्या करते हैं? इसके अंतःशिराओं के द्वारा पोषण देते हैं। आंत में जलन या घाव होने पर, अमाशय में जख्म होने पर, अमाशय में जख्म होने को क्या कहते हैं? पेप्टिक अल्सर। और तीव्र यूरेमिया की स्थिति में, कोमा की स्थिति में और गंभीर चोट की स्थिति में, मुंह, फेफड़ा, आंत, अमाशय आदि में कैंसर होने की स्थिति में हम क्या करते हैं? अंतःशिराओं द्वारा पोषण देते हैं। अब नली के द्वारा पोषण, इसमें हम नसिका क्या होता है? नसिका यानी नाक द्वारा भोजन दिया जाता है। इसमें क्या करते हैं? नसिका द्वारा भोजन दिया जाता है। नसिका द्वारा पोषण, नसिका में क्या करते हैं? नली डालकर उस माध्यम से पोषण दिया जाता है। और अमाशय के द्वारा भी पोषण दिया जाता है। और आंत के मध्य भाग में, अमाशय में प्रत्यक्ष रूप से नली डालकर और छोटी आंत के मध्य भाग में नली डालकर, में प्रत्यक्ष रूप से नली डालकर और छोटी आंत में, छोटी आंत के मध्य भाग में, छोटी आंत के मध्य भाग में नली डालकर। तो नली द्वारा हम क्या करते हैं? नसिका के द्वारा पोषण दिया जाता है। अमाशय में प्रत्यक्ष रूप से हम नली को क्या करते हैं? डाल देते हैं, उस माध्यम से रोगी को पोषण देने का कार्य करते हैं। और छोटी आंत के मध्य भाग में हम नली को डालकर रोग की अवस्था में पोषण देने का कार्य किया जाता है। तो पोषण देने की कितनी विधियां हैं? 2 विधियां, अंतःशिराओं द्वारा पोषण देना और नली के द्वारा पोषण देना। ओके, तो ये सारे हमारे उपचारात्मक आहार हुए। उपचारात्मक आहार किसे कहते हैं? हमने बताया उपचारात्मक आहार के उद्देश्य क्या है, उपचारात्मक आहार के सिद्धांत क्या है, और उपचारात्मक आहार किन विधियों द्वारा दिया जाता है, उपचारात्मक देने की विधियां क्या है, इन सभी के बारे में आज हम लोगों ने डिस्कशन किया है। तो उपचारात्मक आहार किसे कहते हैं?
जो रोगी को रोग से ऐसा आहार जो रोगी को रोग से छुटकारा दिलाने में सहायक हो तथा रोगी की शारीरिक मांग के अनुरूप हो, उसे क्या कहते हैं? उपचारात्मक आहार। तो आई होप आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आप लोगों को बातें समझ में आ गई हो जो हमने बताया। तो हम लोगों का उपचारात्मक आहार जो है ये कंप्लीट हुआ। किसे क्या कहते हैं, इसके सिद्धांत उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। अब नेक्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे, विभिन्न रोग की स्थिति में कैसा आहार देना चाहिए, विभिन्न रोगों के बारे में अध्ययन करेंगे। ओके, ठीक है। तब हम लोग फिर नेक्स्ट डे नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।